Hello friends, welcome everyone. Let's start our another topic 6.4 Faraday's law of induction. In previous lecture, we are discussing all the cases or all the experiment of Faraday's, and from that experiment we learned that if B change, flux change. What is the formula of flux? B A cos theta. If B is changed by any of the condition, relative motion or tapping key on off, if B is changed, then flux is changed. If flux is changed, then induced current is induced in coil and galvanometer deflects. Means what? यहाँ पे हमें ये पता चला अगर B चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है. अभी मैंने कल आपको बताया था whether we can change area of the coil. How we can change area of the coil? If our coil is like this, coil is like this, we can shrink it or stretch it. Okay, we can shrink it or stretch it. ऐसा करने से क्या होगा? इसके अंदर का एरिया जिसके अंदर से हमारी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसका एरिया छोटा या बड़ा होगा. ओके, तो अगर हम एरिया चेंज करेंगे तब भी हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा. ओके, और तीसरा मैंने बोला था, तीसरा भी बताऊंगा कैसे. इफ थीटा इज चेंज, हाउ वी कैन चेंज थीटा. ओके, लेट्स ड्रॉ वन फिगर. Okay, I draw cross line means what? Here the B is insider. Okay, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है and I put one coil like this. Okay, then the area vector of this coil is towards outside. Okay, 90 degree and the B is inside means the angle between two are 180 degree right now. 180 degree right now. Okay, if I rotate this coil with omega angular velocity, if I rotate this coil with omega angular velocity, तब क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर रोटेट होगा. इसका एरिया वेक्टर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की इनसाइड जैसा कि वैसा ही रहेगी, पर एरिया वेक्टर क्या होगा? रोटेट होगा. और अगर एरिया वेक्टर रोटेट हो रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है और अभी एंगल चेंज हो रहा है तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कैन चेंज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स कैन चेंज, वी कैन से दैट इंड्यूस करंट. ओके, तो अगर हम बी को चेंज करें या फिर ए को श्रिंक और स्ट्रेच करके चेंज करें या फिर इसको रोटेट करके, कॉइल को रोटेट करके हम एंगल चेंज करें, इन ऑल थ्री केसेस magnetic field line passing through it are changed, and if the magnetic field line passing through is changing, then flux is changing and then current is induced. Okay, तो इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर से हमारे फैराडे ने दो लॉस दिए हैं. एक्चुअली में एक ही लॉ है, उसको ब्रेक करके दो लॉ बनाए हुए हैं. ओके, देन लेट्स अंडरस्टैंड द लॉस. अगर आपको, मुझे पता है आप लोग इसी टॉपिक के और भी वीडियोस देख चुके होंगे और देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं करवाने वाला हूँ. बस हम क्या करेंगे, इस टर्मिनोलॉजी को पूरी तोड़ तोड़ के हर एक वर्ड्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज. ओके, if the magnetic flux passing through a coil means what? Magnetic flux means what? Magnetic field line. How many magnetic field line passing through it? If the magnetic flux passing through a coil changes means what? अगर magnetic field line passing through is changing, then the magnetic flux is changing. अगर magnetic flux जो अंदर से पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है, then EMF is induced in a coil. EMF इंड्यूस होगा मतलब क्या? EMF मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक तरीके का पोटेंशियल इंड्यूस होगा. पोटेंशियल इंड्यूस होगा क्या? मतलब क्या कि वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा कॉइल के अंदर. ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल एंड हेंस, अगर कॉइल के अंदर वोल्टेज डिफरेंस इंड्यूस हुआ मतलब क्या? अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो करंट फ्लो होगा एंड हेंस द
इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ के अंदर हमें नया क्या सीखना मिला जो अभी तक हमने नहीं देखा था। अभी तक हम डायरेक्टली बात कर रहे थे कि करंट इंड्यूस होता है, अगर बी चेंज होगा, ए चेंज होगा और या फिर थीटा चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होता है। पर करंट डायरेक्ट इंड्यूस नहीं होता है, पहले इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है, इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता है और इंड्यूस ईएमएफ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट इंड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? ओके, वन मोर टाइम, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल इज चेंजिंग और चेंजेस, magnetic flux passing through coil is changes, then first of all EMF is induced, all the time EMF always induce होगा। okay, and hence the induced current flows through it। यहाँ पे it की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्लोज कॉइल। क्लोज कॉइल, देखो इस क्लोज कॉइल का भी मैंने आगे बताया था लास्ट लेक्चर में, क्लोज कॉइल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्या लिखा? Hence the induced EMF flow through closed coil। मतलब क्या कि कॉइल क्लोज ही होनी चाहिए। अगर देखो, अगर मैं ऐसी एक रॉड लूं, अगर मैं ऐसी रॉड लूं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं, इसके अंदर मैं कुछ भी करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूं, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू रॉड हैज चेंज, देन तो क्या होगा? ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा ही होगा। परंतु आप जो भी कहो, बिकॉज यहाँ पे क्लोज कॉइल नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होने के बावजूद भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए क्या जरूरी है? करंट फ्लो होने के लिए क्लोज कॉइल होना जरूरी है। और क्लोज कॉइल कैसी होती है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, square, triangle। closed coil means a coil which two end are connected। okay, तो फर्स्ट लॉ में से हमें क्या पता चला? if we want to induce a current, then first of all we have to induce the EMF। and how we can induce EMF? changing magnetic flux। okay, तो फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल लॉ है, इसमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं डिराइव होगा। ओके, तो इस लॉ के अंदर से हमें प्रिंसिपल पता चलेगा कि हमें अगर करंट इंड्यूस करवाना है, हमें अगर ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ ने हमको प्रिंसिपल दिया, थोड़ी जानकारी दी। अब देखते हैं सेकंड लॉ। ओके, टर्मिनोलॉजी के हर एक वर्ड को हमको समझना है। ओके, द सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके, the magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में, फर्स्ट लॉ में हमें EMF इंड्यूस होता है इसके बारे में बताया हुआ है, जबकि सेकेंड लॉ के अंदर कितना अमाउंट का, कितनी वैल्यू का मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड का EMF इंड्यूस होगा उसकी बात चल रही है। यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, हमें ये तो पता चल गया था फर्स्ट लॉ के अंदर से कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। ये दो बातें हमें फर्स्ट लॉ में पता चल गई। अब सेकेंड लॉ के अंदर कितना EMF जनरेट तो हो रहा है, EMF इंड्यूस तो हो रहा है, पर कितना EMF इंड्यूस होगा वो हमें कहां से पता चल रहा है? सेकेंड लॉ की मदद से। और कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसे चेंज होना चाहिए वो भी हमें सेकेंड लॉ में दिखाया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF और इंड्यूस EMF इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो होना चाहिए टाइम के रेट के साथ, मतलब कि टाइम के ऊपर। अभी इसके डेफिनेशन के ऊपर से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो हम ये लिख सकते हैं, अगर इंड्यूस EMF को हम ये बोले एप्सिलॉन E और सम रूट दिस, चलेगा, कोई भी चलेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ध्यान से देखो, मैं जो ये डेफिनेशन है ना उसके ऊपर से ही इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ। एप्सिलॉन विच मीन्स इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया, टाइम रेट लिखना है तो टाइम रेट हमेशा कहाँ पे आता है? डिनोमिनेटर में।
देन दिस इज आवर फॉर्मूला। और इसका हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 ली जाती है। तो ये क्या आंसर आया, हमारा एवरेज ईएमएफ कितना होगा, डेल्टा है, एवरेज ईएमएफ कितना होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए तो, अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए तो लिमिट लिमिट लेने पड़ेगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देन हमारा आंसर क्या आएगा, डी फाइव बी बाई डी टी, डी फाइव बी बाई डी टी। ओके, इसको नोट डाउन करिएगा। ओके, ये बहुत जरूरी है। देन इट्स इंस्टेंटेनियस। अभी यहाँ पे एक माइनस की साइन आती है जिसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स लेंस के लॉ के ऊपर से पता चलेगी। तो ये माइनस की साइन किस वजह से आई है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस करंट, हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है और करंट इंड्यूस हो रहा है, वो करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो जो चेंज आ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, उसका अपोज करेगा। करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है, वो उस डायरेक्शन में होगा कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक बार में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसके अपोजिट करने की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और ऐसा क्यों होता है वो हम लेंस के लॉ में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हमने सीख लिया। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम्पल गिनेंगे, तब हम माइनस को फिर से नहीं ध्यान में लेंगे, तब हम माइनस को देखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये माइनस सिर्फ थियरी के अंदर साइन के रूप में किस दिशा में और किस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो चेंज हो रहा है, उसको दिखाने के लिए ही है। ये साइन कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगी। अभी अगर हमने ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ वो पता चल गया, तो ईएमएफ पे से तो हम करंट कितना इंड्यूस होगा वो भी जान सकते। तो वो हम कहां पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो, everyone knows the Ohm's law, Ohm's law, V बराबर IR, V is equal to IR, then we can write epsilon average, then I average. If my resistance is R, then I average is equal to epsilon average upon R, and epsilon average क्या है, माइनस डेल्टा फाइव बी अपन R into delta T, or we can write instantaneous directly, I instantaneous, then it's written like d phi b by dt into R. This is our instantaneous resistance. Okay, अभी ये जो मैंने डेल्टा में लिखा है ना, डेल्टा को हम निकालेंगे तो 5b2 माइनस 5b1, ऐसा सब बहुत सारी फॉर्मूला बनेगी। तो मेन बेसिक फॉर्मूला यही है। तो जहां जहां भी कैलकुलेशन में हमें 2 बार फ्लक्स को निकालने की जरूरत होगी, और हर बार फ्लक्स 2 बार चाहिए होगा, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, तभी तो ये में इंड्यूस हो रहा है। तो वो हम कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे। ओके, तो फॉर्मूला तुमको डिराइव हुई वो पता चली। मेन है टर्मिनोलॉजी। अगर आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो कोई भी मतलब नहीं है फॉर्मूला याद रखने का। ओके, ये फॉर्मूला के ऊपर से भी फिर से आपको टर्मिनोलॉजी बनानी आनी चाहिए। ओके, चलो, तो हम अब फैराडेज के लॉ को पढ़ लिया और फैराडेज के एग्जांपल देखते हैं। ओके ओके, चलो, तो हम एग्जांपल करते हो। फैराडेज का लॉ आपको अच्छे से पता चल गया ना, मैंने इक्वेशन लिख के रखे हुए। ओके, अब एग्जांपल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 6.1 आप इधर डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखिए, मैं इधर मेरे लैपटॉप के अंदर देख रहा हूँ। ओके, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। मैं यहाँ से अपनी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ओके, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट 6.2। ओके, द 6.2 एक्सपेरिमेंट क्या था, वो 2 कॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे फिगर। ओके, कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2। ए क्वेश्चन इज ए व्हाट यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर हमें बड़ा डिफ्लेक्शन चाहिए, इफ वी वांट बिग डिफ्लेक्शन, इफ वी वांट बिग डिफ्लेक्शन मींस व्हाट, गैल्वेनोमीटर ज्यादा घूमना चाहिए, देन व्हाट वी कैन डन। ओके, अगर हमें ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, हमको ज्यादा इंड्यूस करंट चाहिए। तो ज्यादा इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, या तो आप 2-3 तरीके। फर्स्ट मैटर, आप वो जो अपनी C2 कॉइल है ना, C2 कॉइल, उसके अंदर रॉड रख दो। कौन सी रॉड, आयरन रॉड। वाई आयरन रॉड, यू लर्न इन सोलेनॉइड
ओके, आपने फोर्थ चैप्टर में सीखा है सोलेनॉइड के अंदर कोई आयरन रॉड डालने की वजह से उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड गेट इंक्रीज एंड डेंस्ड। ओके, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो बहुत ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, अगर ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो हमें ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। मीन्स फर्स्ट मेथड इज put a rod in C2 coil. Okay, the second method to deflect more to rapid motion। हमने अभी देखा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर जितने कम टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही हमारा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ये तो हमने वहां पे भी कंडीशन में देखा हुआ था। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा। रैपिडली रिलेटिव मोशन, ये थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसमें ज्यादा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, रैपिडली रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, बैटरी जो C2 कॉइल के साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है उस बैटरी की वैल्यू बढ़ा दो, वहां पे बड़ी बैटरी रख दो, तो बड़ी बैटरी रखने की वजह से क्या होगा, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो बड़ा डिफ्लेक्शन होगा, और बड़ा डिफ्लेक्शन होगा तो बड़ा इंड्यूस करंट जनरेट होगा, कुछ भी बोलो। ओके, तो इफ पावरफुल बैटरी connect to C2 coil, then also we can increase the deflection. How many types of increase the deflection? One, iron rod, put iron rod in C2 coil. Second, rapidly relative motion. Third, powerful battery use करो C2 के अंदर. Okay, these are the types to increase or to deflect more in galvanometer. Okay, अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, how would you demonstrate the presence of induced current in absence of galvanometer। अगर हम गैल्वेनोमीटर ही नहीं रखे, यहाँ पे जो हमारी बैटरी है ये देखो, इसके अंदर यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है वही निकाल दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे करंट जनरेट हुआ कि नहीं। तो एक फनी आंसर है, छूके देख लो। ओके, छूके देख लो, करंट आएगा तो हमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। ओके, ये फनी आंसर है। एक्चुअल आंसर इज यहाँ पे कुछ ऐसा रखो जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलता हो, जैसे कि कोई स्मॉल बल्ब और स्मॉल एलईडी और स्मॉल फैन जिसके अंदर थोड़ी सी करंट पास होने से भी फैन चालू हो जाए। ओके, तो ऐसी कोई चीज रखने से यहाँ पे अगर वो ऑन होती है तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। ओके, तो ये थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.2। ओके, लेट्स कैलकुलेट इट। 6.2। ओके, मैं थोड़ा मेरे में निकाल लेता हूँ, कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6.2। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, हम लोग डेटा बनाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, जो भी डेटा दिया हुआ ना हम बनाएंगे। लेंथ कितनी है साइड की, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर later on। okay, and resistance of 0.5 ohm means R हमारा कितना दिया होगा, 0.5 ohm। okay, is placed vertically in east west plane। अभी हमको प्लेन दिखाना पड़ेगा। चलो, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी ईस्ट साइड है और ये हमारी वेस्ट साइड है, तो ये ऊपर वाली क्या होगी, नॉर्थ, और ये साउथ। तो ये ऊपर वाली नहीं है। अगर मुझे आप देख रहे हो ये मेरी लेफ्ट वाला ईस्ट है और ये मेरी राइट वाला वेस्ट है, देन मेरे अंदर से जाने वाला मेरा पीछे वाला नॉर्थ है, ऊपर वाला नॉर्थ नहीं है। बॉर्ड के अंदर जो जा रहा है वो मेरी नॉर्थ साइड है, और बॉर्ड से बाहर जो आ रहा है, आपकी तरफ जो आ रहा है, वो मेरी साउथ साइड है। इतना पता चल गया। ओके, लेट्स, तो वर्टिकली मीन्स ऐसा रखा हुआ है। ओके, 10 सेंटीमीटर साइड का एक प्लेन रखा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा एक प्लेन रखा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पहले तो इसकी वैल्यू क्या है। ओके, यूनिफॉर्म सेटअप कितना हुआ, 0.10 टेस्ला का। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, 0.10 टेस्ला की, और उसकी डायरेक्शन क्या है प्लेन में, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप यहाँ मत देखिए, आपका क्वेश्चन ऊपर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मीन्स व्हाट? नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में हमें यूनिफॉर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है तो सेंटर से ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ से ईस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ से ईस्ट जाना है, तो ये हमारी डायरेक्शन होगी नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की ओर। यहाँ पे दिखाएंगे तो ये होता, तो ये हमारी नॉर्थ से ईस्ट, हमारा बी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ओके, चलो तो फिर क्या हो रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेस टू जीरो, मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी, एंड फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज होगी 0 टेस्ला। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेस टू 0 इन 0.70 सेकेंड, 0.70 सेकेंड स्टेडी रेट। ओके, एक जैसे स्टेडी रेट से कितने टाइम के अंदर, तो टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या, तो हम इसे डेल्टा टी और ऑल्सो कॉल इस टी विच इज 0.70 सेकेंड। 0.70 सेकेंड में स्टेडी रेट से एक जैसे रेट के साथ वो 0 हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। अगर इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब कि इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर। ओके, इतना तो पता चल रहा है। नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर इस तरफ जा रहा है। ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग द इंटरवल। ओके, इस टाइम इंटरवल के अंदर हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना आएगा, और जो हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है वो कितना आएगा, हमको इन दो चीजों को फाइंड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ईएमएफ। हमें अगर जब भी कुछ भी नहीं आया ना, तो जो फाइंड करने को बोला ना उसका इक्वेशन लिख लो। ओके, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इज एप्सिलॉन एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, पर यहाँ पे कॉइल्स का तो एक ही टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं है, मतलब कॉइल का एक ही टर्न है, तो हम एन निकाल देंगे। अगर हम एन निकाल दे तो हमें क्या चाहिए, डी फाई बाई डी टी मीन्स फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है मतलब क्या, पहले इनिशियल में फ्लक्स कितना आएगा, फाइनल फ्लक्स कितना, फाइनल फ्लक्स तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि बी आखिर में 0 हो रहा है। ओके, तो फाइनल फ्लक्स और निकालना है, और dt हमको पता है कितना टाइम इंटरवल है, इसे हम dt कहें तो कितना टाइम इंटरवल है, 0.70 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, 2 बारी का फ्लक्स पहले निकाल लेते हैं। फ्लक्स फाई बी इनिशियल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो ये बी होगा इनिशियल, एरिया तो डिक्रीज हो नहीं रहा है, एरिया होगा वही रहेगा। थीटा, व्हाट इज माय थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नीचे जा रही है ऐसा दिख रहा है। अब फिर से देखते हैं, देखो ईस्ट मेरी ये डायरेक्शन में, वेस्ट मेरी ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ईस्ट की ओर हॉरिजॉन्टल में ऐसे जा रही है, और अगर मेरा प्लेन इस तरीके से है तो मेरा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। मीन्स व्हाट, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मेरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर स्ट्रेट बाहर आ रहा होगा। ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, वी कैन से दैट इट्स 45 डिग्री। तो अगर मैं ये एरिया वेक्टर ऊपर जो बाहर आ रहा है उसको इस तरीके से दिखाऊं, ये मेरे एरिया वेक्टर है, देन द एंगल बिटवीन ऑफ देम आर 45 डिग्री। तो मुझे थीटा भी मिल गया, 45 डिग्री है। चलो तो अब कैलकुलेशन करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 0.10, ए की एरिया फाइंड करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है तो एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा -1 का स्क्वायर 10⁻²। ओके, 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा एरिया आ गया, तो एरिया हो गया 10⁻²। और cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री भी यहाँ पे लिखे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√2। तो हम डायरेक्टली यही लिख देते हैं यहाँ पे 1/√2। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कहाँ, मेरे पास मैंने अभी कैलसी नहीं निकाली। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा, इन्होंने लिखा नहीं है लगता है। ओके, कहाँ पे, ऐसे ही रहने दिया, हम भी अभी ऐसे ही रहने देते। ओके, वेबर। देन फाइनल वैल्यू हमको पता है, फ्लक्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की फाइनल वैल्यू
फाइनल वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि बी ही 0 है फाइनल का। तो ओके, तो हमें 2 टाइम का फ्लक्स मिल गया, तो हम यहाँ पे डिफरेंस में लिख सकते हैं। हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा से भी, क्योंकि हमको दोनों की वैल्यू मिल रही है। हम वो डी वाला नहीं कर रहे। ओके, देन वी कैन रोटेट इसकी वैल्यू यहाँ पे जो इन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है वही मैं लिख दिया। इट इज 10⁻³ -0, तो 10⁻³ बचेगी अपॉन 0.70 सेकेंड। टाइम तो हमें पता है 0.70 सेकेंड। ओके, ये कैलकुलेशन तो तुम्हें आनी चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर से हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 1 मिलीवाट। 1 मिलीवाट कि ये किसकी वैल्यू है, हमारा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू आ गई। अब अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, वो मिल गया, तो ओम्स लॉ के ऊपर से I = ε/r। ओके, हमें एप्सिलॉन मिला हुआ है, सॉरी एप्सिलॉन ये ईएमएफ है, EMF/r 10⁻³ मिली, मतलब r कितना दिया हुआ है 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻³ एम्पियर और 2 मिली एम्पियर। ओके, तो ये हमारा I हो गया। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कैसे हो रही है, ये तुम्हें आनी चाहिए। यू आर इन 12th। ओके, मुझे यही बताना था ये एंगल कैसे निकल रहा है, एंगल 45 कैसे बन रहा है इस एग्जांपल के अंदर। ओके, अभी हमको एक और चीज पता है कि अगर ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, पीछे मेरा नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ में तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ओ सॉरी अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो व्हाई वी डोंट इसको इसके अंदर क्यों नहीं लिया हमने अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो जैसे की वैसे ही रहेगी। हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 टेस्ला से 0 ही है, इसीलिए यही मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा वही हमारा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो इसी वजह से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ओके, द लास्ट क्वेश्चन 6.3। ओके, लेट इरेज इट। देखो अभी मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में आपके साथ। धीरे धीरे हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, हमारा प्रोनाउंसिएशन भी बढ़ेगा और मेरी फ्लुएंसी भी आ जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 6.3। ओके, यू कैन वॉच क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, अ सर्कुलर कॉइल of radius 10 centimeter. Let's radius say small r is 10 centimeter. 10 centimeter is small. 10 into 10⁻² meter. Okay. And 500 tons. Tons को अगर हम n लिखे तो n = 500 tons. And resistance 2 ohm. रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R लिखे तो वो 2 ohm है, 2 ohm है। Placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth. अर्थ का horizontal component कैसे, मान लो कि ऐसे नॉर्थ से ऐसे, तो अर्थ का जो horizontal component है उसके परपेंडिकुलर में उसका प्लेन होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारी कॉइल ऐसे रखी हुई है तो इसके अंदर से बाहर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो कॉइल हमारी ऐसे रखी हुई है। ओके, इतना समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है सॉरी। ओके, perpendicular to horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated above its vertical diameter through 180 degree. ओके, तो यहाँ से ये वर्टिकल डायमीटर में कितना रोटेट हो रही है, कितने एंगल रोटेट कर रहा है, थीटा = 180 डिग्री। अगर हमें एक ही थीटा दिया हुआ है, अगर वो लोग कह रहे हैं कि 180 डिग्री रोटेट कर रही है, मतलब क्या, इनिशियल एंगल क्या होगा, इनिशियल एंगल हमको ऑटोमेटिकली 0 डिग्री ले लेना है। 0 से 180 डिग्री जितना रोटेट हो रहा है, क्योंकि कहीं से भी वो 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, जरूरी नहीं 0 लेना है। अगर सोचो शुरुआत में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो वहां से इसका मतलब ये नहीं कि 90 से 90 ही 180 होगा। इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया, बोला गया है कि 180 डिग्री जितना रोटेट हो रहा है, तो अगर पहले से 90 डिग्री का एंगल है तो वहां से दूसरा 180 होगा, मतलब कि 270 पे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर 180 दिया है तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 ले लेने का। ओके, तो 180 डिग्री जितना रोटेट इन 0.25 सेकेंड। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा। ओके, फिर से हमारा डेल्टा टी दिया है कितना, 0.25 सेकेंड। मैं डेटा लिख रहा हूँ ये सारे। हमारा क्वेश्चन है 6.3। ओके, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ
एंड करंट इंड्यूस इन अ कॉइल। ओके, हमें फिर से वही दो चीजें ढूंढनी है, एप्सिलॉन कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ और करंट कितना आएगा। ओके, यही दो चीजें हमें फाइंड करनी है। horizontal component of earth magnetic field at a place is, हमें मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वो भी दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, और अभी ये इनिशियल या फाइनल नहीं होगा, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चेंज होगा। मैंने पहले ही बताया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है। तो इस बार क्या कर रहे हैं वो लोग, एंगल चेंज कर रहे हैं। देखो थीटा चेंज हो रहा है। ओके, अगली बार क्या हो रहा था, अगली बार एंगल वो का वही था, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस टू 0। ओके, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एंगल चेंज हो रहा है, तो वही उसी तरीके से ढूंढेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, अभी एन आएगा, एन डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम दो बार अलग अलग ढूंढे। चलो अलग अलग कंसीडर करते हैं। डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस, यहां पे देखो मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मैंने कोई अभी नया फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, वही है। दो बार फ्लक्स आएगा, दोनों ही बार इसका एंगल ही चेंज हो रहा है, तो मैंने डिफरेंस के अंदर उसका एंगल ही रहने दिया, बाकी की दो जो टर्म नहीं चेंज हो रही है उसको कॉमन निकाल लिया। अभी हम सारे डेटा इनपुट करें तो हमें सब दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 500, बी 3 × 10⁻⁵। ओके, एरिया फिर से नहीं दिया। अब ये कॉइल सर्क्यूलर है, वहां पे जो अगले एग्जांपल में कॉइल थी वो स्क्वायर में थी, तो एरिया की फॉर्मूला आई थी A = L²। बट इफ द सर्क्यूलर कॉइल आर देयर एंड इफ इट्स रेडियस इज स्मॉल r, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, πr²। तो उसके हिसाब से डेटा इनपुट करें तो एक ही जगह क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, r² मीन्स व्हाट, 10 × 10⁻² मीन्स 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² आएगा। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। cos 180, cos थीटा की जगह पे cos 180 ढूंढना है। cos 180 की वैल्यू क्या आएगी, cos 180 डिग्री की वैल्यू आएगी -1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी +1। तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और तो यहाँ पे ये कर दो θ1 माइनस θ2। क्यों, क्योंकि हमने वो बाहर की नेगेटिव साइन निकाली हुई है। ओके, अगर वैल्यू आंसर नेगेटिव में भी आ रहा है तो आपको फाइनल में पॉजिटिव दिखाने का है। वो नेगेटिव साइन किस लिए, बस इसीलिए कि जो हमारा रोटेशन से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो अपोज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे cos θ1 इज इक्वल टू 0 मैंने कुछ गलत किया। ओके, बराबर है, +1 -1 अपन 0.20 सेकेंड। ओके, शायद मेरी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रही है, मैं सही गिनती कर रहा हूं, पर आपके साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर ये सब करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, जो फाइनल आंसर आएगा वो फिर से 1 मिलीवाट ही आ रहा है, या फिर मैं कुछ और देख रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 3.8 × 10⁻³ वाट। यू कैन कैलकुलेट इट, 1 --1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 3.8 × 10⁻³ वाट आंसर आएगा। ये क्या हुआ हमारा, इंड्यूस ईएमएफ, फिर से ओम्स लॉ, I = ε/r, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ अपन r, 3.8 × 10⁻³ डिवाइड बाय r = 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1.9 × 10⁻³। ओके, करंट का यूनिट होगा एम्पियर, तो ये हमारा आ गया करंट। ओके, तो हमने क्या किया, फैराडे के बेसिक लॉ के ऊपर से जो भी इक्वेशन बन रहे थे उस इक्वेशन के रिलेटेड 2-3 सम्स किए। तो ये 2-3 सम्स में क्या सीखने को मिला, हमें एंगल ढूंढना आना चाहिए, एंगल बनाना आना चाहिए। हमें इतना याद रखना है कि एंगल always be area vector and the मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ही एंगल बनेगा। ओके, वो ढूंढना अगर तुमको आ गया तो बहुत सारे सम्स इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। अभी हम आगे देखेंगे लेंज लॉ, जो माइनस का वो जो साइन आ रहा था ना वो क्यों आ रहा था उसकी बात करेंगे। ओके, लेंज लॉ एक बहुत ही अच्छा लॉ है, चलो पढ़ते हैं उसके बारे में।
Now we'll learn the Lenz's law. This is one of the important law for knowing the current flowing in which direction. Okay, let's start with its terminology. Okay, Lenz's law. The polarity of induced EMF. यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिएगा. हम ये जो टर्मिनोलॉजी है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पूरे ध्यान से समझने का. The polarity of induced EMF. Polarity of induced EMF means what? कि EMF जो जनरेट होगा उसकी पोलैरिटी, पॉजिटिव साइन किस तरफ, नेगेटिव साइन किस तरफ, उसको पोलैरिटी बोलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट्स टेंड टू प्रोड्यूस अ करंट. जो पोलैरिटी बन रही है, जो पोलैरिटी तैयार हो रही है, उसकी वजह से जो करंट जनरेट होता है वो इस डायरेक्शन में होगा. उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, विच अपोज, मतलब कि विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार. द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट्स टेंड टू प्रोड्यूस अ करंट. जो पोलैरिटी जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट को उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा कि वो अपोज करेगा किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स that produces it. मतलब कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को ही अपोजिट करने की डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए. ओके, इसी वजह से वो नेगेटिव साइन आ रहा था. यहाँ पे जो हमारी फॉर्मूला है उसमें जो नेगेटिव साइन आता है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि लेंस ने बताया कि पोलैरिटी उस डायरेक्शन में बनेगी कि जिसकी वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे. ओके, लेट्स नो. अगर हम इस फिगर के लिए, अगर हमारे पास ये एक कॉइल है और ये हमारा एन और एस है. ओके, हम इस डिजाइन के लिए कैसे करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा वो फाइंड करते हैं इसकी मदद से. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो दैट वो राइट हैंड थंब रूल. ओके, राइट हैंड थंब वाला रूल आपको पता है. अगर ये जो मेरी फिंगर है वो करंट है और ये जो मेरा थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इफ आई रोटेट माय फिंगर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन माय थंब decide the magnetic field, then my magnetic field inside. Okay, if I rotate my finger in anti-clockwise direction, then magnetic field will be outside. Okay, तो हमें ये रूल्स के ऊपर से फ्लो के हिसाब से, करंट जो फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी उसको समझना है. अभी ये जो मैंने फिगर ड्रॉ की है वो 2D में, आपको उसको 3D में इमेज करना है. ये जो कॉइल है वो यहाँ पे रखी हुई है इस तरीके से, मतलब समझो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये कॉइल रखी हुई है और ये जो मैग्नेट है वो राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है. ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पे कॉइल रखी हुई है. ओके, अब हम क्या करेंगे कि एन को इस तरफ लाएंगे. ऐसा समझ लो कि आप सामने खड़े, अब मैग्नेट जिस तरफ रखा हुआ है ऐसे आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस एंड द कॉइल इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इफ आई पुश द मैग्नेट towards coil, if I push the magnet towards coil, the n is n में से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है. तो क्या हो रहा है, n की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के अंदर इंक्रीजेस हो रही है. कॉइल के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीजेस, देन व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो हो ही रहा है पर इंक्रीज हो रहा है. अभी आपको पता चल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए कि वो इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे. मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना चाहिए. लेंस लॉ ने क्या बताया, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच दैट इट प्रोड्यूसेस करंट व्हिच अपोज, ये वर्ड जो आपको समझ में आ रहा है, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अगर हम एन को पुश करेंगे, ध्यान से इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम एन को पुश करेंगे तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज है, चेंज तो हो रहा है पर इंक्रीज हो रहा है. तो अभी हमको कॉइल के अंदर, आप यहाँ पे ही हो, आप इमेजिन करो आप यहाँ पे हो, मैं कॉइल के साइड जाता हूं. कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए कि वो जो इंक्रीज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब कि अभी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड will be in this direction due to magnet
तो हमारे कॉइल की वजह से जो मैग्नेट जनरेट होगा, अभी अभी मैंने बताया ना ऑस्टे स्टेटमेंट, इफ करंट फ्लोज इन कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेट इन सर्कुलर लूप। ओके, तो क्या हो रहा है, हमें लूप के अंदर उस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है जिसकी वजह से इसको अपोज हो। ओके, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं जो कॉइल है, कॉइल के अंदर मेरा राइट हैंड का थंब इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मेरे कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है कॉइल के अंदर, करंट की वजह से, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेट की वजह से, बाहर मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। ओके, तो मुझे कॉइल के अंदर से जो भी मैग्नेट जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में चाहिए। तो उसको क्या करता हूं मैं, इसको राइट हैंड को इस तरीके से ओपन करके ऐसे रखता हूं। तो मेरा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में गया, दिस डायरेक्शन। देन माय फिंगर विल क्लोज इन दिस डायरेक्शन, माय फिंगर विल क्लोज इन दिस डायरेक्शन। मींस क्या कि हमारा करंट इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे सामने खड़े हो तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, इट्स एंटी क्लॉकवाइज। 12, 11, 10, 9, इट्स एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स अभी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, अभी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। आपको समझ में आया। और व्हाट हैपन इफ माय मैग्नेट इज अवे फ्रॉम, पुल अवे फ्रॉम द कॉइल। यहाँ पे जो कॉइल रखी हुई है वहां से अगर मेरा मैग्नेट को मैं पुल कर रहा हूं पीछे की ओर, देन व्हाट हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इट्स गेट रिड्यूसेस। ओके, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल के अंदर से पास हो रही है वो कम हो रही है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर रिड्यूसेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज। बट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर उसके अंदर से पास होने वाली रिड्यूस हो रही है देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी रिड्यूसिंग। तो अभी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर रिड्यूस हो रहा है और वो इस तरफ जा रहा है तो हमारे अंदर अब क्या होना चाहिए, हम जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में हो कि उसको कम करने वाली डायरेक्शन को अपोज करे। अगर ऐसा सोचो, अगर कोई मुझे पुश कर रहा है तो मुझे भी उसे पुश करना है। अगर मेरे से कोई दूर भाग रहा है तो मुझे उसे खींचना है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इफ समवन इज पुशिंग मी देन I have to push it out. Okay, and if someone is running from me then I have to catch it. अगर कोई मुझे धक्का मारा है तो मुझे भी उसे धक्का मारना पड़ेगा, तभी अपोजिट हुआ। और अगर कोई दूर भाग रहा है तो मुझे उसे खींचना पड़ेगा, तभी दोनों बार अपोजिट होगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये n दूर जा रहा है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीजेस फ्रॉम दिस कॉइल, देन आई हैव टू फ्लो करंट in such direction that it increases. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है मुझे उसे इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ओके, तो अब मैग्नेटिक बार अगर दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक बार का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। तो मुझे अभी क्या करना है, मेरे कॉइल के अंदर उस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है कि जिसकी वजह से मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में निकले। तो क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, तो अभी मेरे को करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करना है, दिस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल। अभी मुझे थंब को इस डायरेक्शन में रखना है, तो मेरी फिंगर कैसे बंद हो रही है, ऐसे बंद हो रही है। मतलब कि अभी ये जो है वो मेरे करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी। अगली बार क्या हुआ था, करंट मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में चाहिए थी, तो मैंने ऐसे करके ऐसे बंद किया था, तो तब मेरा करंट क्या हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था। अभी मेरे को इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मेरा करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर आप सामने से देखो तो देखो ऐसे क्लॉकवाइज होगा, 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो अभी मैंने ये कॉइल जो है ना इसको एक बार फिर से ड्रॉ किया हुआ, किस लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो दिखाने के लिए। ओके, यहाँ पे 2D में इमेजिनेशन है और मैं जो यहाँ पे करवा रहा हूँ वो 3D में। आपका पूरा अटेंशन यहाँ पे चाहिए। अभी हम क्या करेंगे पता है, एक ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक। ओके, तो क्या हो रहा है, अब जब एन मेरा, नॉर्थ पोल मेरा मेरे नजदीक आ रहा है, इट्स कम टुवर्ड्स मी, देन माय करंट फ्लो विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से क्या बना रहे हैं पता, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे करंट ऐसे नीचे आ रहा है। देन इफ वी कनेक्ट दिस टू,
देन इट्स बिकम लाइक एन। ओके, तो मेरा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? एन में। अगर एन मेरे नजदीक आ रहा है और ये भी एन बढ़ रहा है तो क्या होगा? दोनों रिफ्लेक्ट होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा, अपाकर्षण। ओके, तो क्या होगा उसकी वजह से? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखो अपोजिट हो गए। और इफ माई मैग्नेटिक बार रन अवे फ्रॉम मी, ओके, रन अवे फ्रॉम मी, देन आई हैव टू फ्लो करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है तो इसकी वजह से ऊपर नीचे बनेगा ऐसे और ऐसे। अब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो ये क्या बना? एस पोल की जैसे दिख रहा है। तो अगर एन मेरा दूर भाग रहा है तो मुझे यहाँ पे एस बनाना है, तो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा मेरी तरफ। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? इफ एन इज कमिंग टुवर्ड्स मी देन फ्लो रेट विल बी इन सच दैट इट्स अपोजिट। ओके, तो अपोज करने के लिए इफ एन इज नियर टू मी आई हैव टू जनरेट अ करंट लाइक दिस एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ओके, तो अब हम एस पोल लेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एन की जगह एस पोल लेते हैं और यहाँ पे एन पोल है, देन व्हाट हैपन? इफ एस इज कमिंग नियर टू मी, तो एस में तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर जा रही होती है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर जा रही होगी। तो एस अगर हमारे नजदीक भी आएगा तो अंदर, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी वो रिड्यूस होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ जा रही है। ओके, तो कम की कम होती जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको अपोज करे, तो हमें एस बनाना पड़ेगा। देखो, अगर हमारी फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, हम एस पोल को हमारी नजदीक ला रहे, एस पोल को हम अपनी नजदीक ला रहे, फिर भी अगर हमारी बार की वजह से, मैग्नेट बार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन वी हैव टू flow current in such that our magnetic field line due to current will be in this direction। तो अगर हमें इस डायरेक्शन में फ्लो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अपोज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कुछ समझ, मेरे से कुछ गलती हो रही? यहाँ पे जो बनाया हुआ ना टूटी है, इसलिए आप सामने से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज है, मेरा क्लॉकवाइज है। यहाँ पे 12 बजते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्लॉकवाइज है। उसी को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं ऐसे हो जाता हूँ, तो यहाँ से देखोगे तो अब ये क्लॉकवाइज है। ओके, तो ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो सिंपल इतना समझ में रखना है कि अगर यहाँ पे एस बन रहा है, एस नजदीक आ रहा है तो हमें एस बनाना है, एस दूर जा रहा है तो हमें एन बनाना है। उसी तरीके से एन अगर हमारे नजदीक आ रहा है तो हमें एन बनाना है, एन हमसे दूर जा रहा है तो हमें एस बनाना है। हर बार अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। ओके, तो अब क्या करता हूं मैं, इन सबको इरेज करके एक बार वो जो शॉर्टकट ट्रिक हमने जो बनाई ना वो आपको दिखा देता हूं। इफ आई हैव टू जनरेट करंट फ्लो इन सच दैट इट रिड्यूसेस। ओके, मुझे मेरे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अभी कम हो रही है तो मुझे क्या करना है? कम हो रही है मतलब दूर जा रहा है मैग्नेट, तो हमें इसके अंदर इंक्रीज करना है। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? अंदर की डायरेक्शन में। तो अगर हमारा, और हम शॉर्टकट में क्या देख रहे हैं कि अगर, चलो मान लो कि एक बार हमें क्लॉकवाइज बनाना है, मैग्नेटिक करंट को एक बार क्लॉकवाइज फ्लो करवाना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना है। ओके, एक बार क्लॉकवाइज फ्लो करवाना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना है। ओके, तो जब हमें करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करवाना होगा तब हमारा क्या बन रहा है? तब हमारा एस बनेगा। आपको सिर्फ यही एक चीज याद रखनी है, तब हमको एस बनाना है। और जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तब हमारा एन बनेगा। ओके, इसको भी याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक यही है, एंटी, हम यहां से याद रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो हमें एन बनाना है, और क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमें एस बनाना है। ओके, एंटी आएगा तो एन आएगा, इस तरीके से याद रखो। अब if we understand that our current flows in opposite direction such that ये चेंजेस को, ये देखो एक चीज याद रखो, ये करंट जो हमारा इंड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है कि ऑलवेज डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लो। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के अंदर से पास होने वाला इंक्रीज हो रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि उसे डिक्रीज करे, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तो करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि उसको इंक्रीज करे। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? तो इट्स ऑलवेज बीन अपोजिट। ओके, चलो,
अगर आपको ये समझ में आ गया लेंस लो, तो भी मैं तो कन्विंस नहीं हुआ। लेंस ने ये तो समझा दिया कि अपोजिट करेगा, पर क्यों अपोजिट करेगा इस बात का कोई कन्विंसन दिया ही नहीं उसने। तो उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, आप सबको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पता है? ओके, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आप सबको बताइए। ओके, क्यों अभी इसके अंदर क्या हो रहा है वो दिया हुआ इस टर्मिनोलॉजी में, पर क्यों यही हो रहा है उसकी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं रखी हुई। तो वो हम एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के ऊपर से पढ़ेंगे। ओके, तो कैसे? अभी हमने क्या किया था? इफ अवर मैग्नेटिक बार्स पुश टुवर्ड्स द कॉइल, तो अगर मुझे मैग्नेटिक बार को यहां से यहां तक पुश करना है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? मेरे हाथों से वर्क कर रहा हूं। क्यों क्यों मेरे को हर बार पुश लगाए रखना है? क्यों? क्योंकि कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोज मी। अगर मेरा जो बार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, तो कॉइल के अंदर फ्लो इस डायरेक्शन में होगा कि वो अपोजिट करे। तो क्या हो रहा है? मैं जो बार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हूं, दे रहा हूं उसे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस पुश लगाना है। अगर सोचो कि मेरे कॉइल के अंदर जो फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझना, मेरे कॉइल के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन उस तरीके से होती कि इसको अट्रैक्ट करे तो वो भी इसी डायरेक्शन में होती। तो अगर यहाँ पे मैं एन है और मेरा करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि यहाँ पे एस बने, तो क्या होगा पता है? मैं छोटा सा स्लाइटली मैं छोटा सा पुश देके यहां से छोड़ दूंगा मैग्नेट को, फिर भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली माय मैग्नेटिक बार विल रन टुवर्ड्स द कॉइल। ओके, तो क्या होगा? माय मैग्नेटिक बार स्लोली अपने आप ही कॉइल की तरफ जाता चला जाएगा। ओके, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अंदर हमने ये क्या पढ़ा है कि एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, मैं जो मेरा वर्क डन हो रहा है वो मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके मेरे बाहर को पुश करवा रहा है। पर अगर मैं थोड़ा सा पुश देके छोड़ दूं, मैं बाहर से कोई वर्क डन ही नहीं कर रहा, मैं बाहर से कोई एनर्जी ही नहीं दे रहा, फिर भी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक बार अपने आप ही यहां से चलता चला जा रहा है। मीन्स व्हाट? यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का फॉलो नहीं हो रहा है। उसी का अपोजिट इफ यहाँ पे एन ही रहने दो, इफ एन इज रन अवे फ्रॉम इट, और अगर यहाँ पे भी एन ही बन रहा है, तो क्या होगा? मेरे मैग्नेटिक बार को मैं थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके छोड़ दूंगा, तो क्या हो रहा है? ये और ये दोनों एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से अपने आप ही मैग्नेटिक बार दूर चला जाएगा, अपने आप ही चलता चला जाएगा, और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर से हम ये समझ सकते हैं कि ऑलवेज इट्स अपोजिट। अगर यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है, तो मुझे अपने हाथों से वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन होगा तभी यहाँ पे करंट फ्लो होता रहेगा। पता है? अगर मैंने छोड़ दिया तो मैग्नेटिक बार वहां का वहां ही रह जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको लेंस लो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेंस लो किस लिए? करंट फ्लो की डायरेक्शन जानने के लिए। और करंट फ्लो की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस देन करंट फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, एंड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजेस देन मैंने पहले इंक्रीज का बताया, तो अब डिक्रीज का बताना। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजेस देन करंट फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट इंक्रीजेस। ओके, तो एक बार अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज करेगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज करेगा। ओके, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। ओके, और क्या बताया? दूसरा क्या बताया? अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनेगा? एस बनेगा। क्यों? क्योंकि क्लॉक में एन नहीं आ रहा है। याद है ना ट्रिक? याद है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस बनेगा। और इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी में एन आता है, तो उसके ऊपर से क्या याद रखना है? हमारा एन की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब हम इसके इलिस्ट्रेशन देखते हैं। तो इलिस्ट्रेशन के ऊपर से आपको और भी डिटेल में ये समझ में आएगा। ओके, चलो तो इसके इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं? 6.4 देखते हैं। तो 6.4 की मैंने जो
क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर जो फिगर है ना मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, हमको क्या करना है, हर एक बार ये क्या हो रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो अंदर आ रही है, ये जो ट्राइंगल लूप है वो बाहर जा रही है, और ये अनशेप, इसका यूनिफॉर्म शेप नहीं है, वो लूप बाहर जा रही है। तो हर बार इसके अंदर से करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उस लूप का करंट की डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है। ओके, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। ओके, किसकी वजह से डायरेक्शन पता चलेगी, हमेशा सॉरी वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट द डायरेक्शन इज फाइंड फ्रॉम द लेंस लॉ। अभी हमने जो लेंस लॉ देखा, लेंस लॉ क्या कर रहा है, लेंस लॉ ये बताता है कि जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो करंट फ्लो की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डिक्रीजेस। ओके, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज होगा। ओके, इतना पता चल रहा है। चलो तो हम पहले ये लूप देखते हैं, इस लूप को नाम देते हैं 1। ओके, लूप ए बी सी डी, वो क्या हो रहा है, ये देखो ये क्रॉस है, मतलब क्या है, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोइंग इनसाइड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी अंदर जा रही है, बी लिखा हुआ है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना अभी चेंज नहीं हो रही है, हम लूप को मूवमेंट करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी चेंज हो नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फिक्स, मींस मैग्नेटिक फील्ड विल बी फिक्स। ओके, हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो अभी इस डायरेक्शन में, मतलब कि अभी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इंक्रीजेस। इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो होगा पर इंक्रीज होगा। तो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड वो इनसाइडर है, हमें लूप के अंदर करंट को उस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड देन हमारे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो आउटसाइड होनी चाहिए। तो अगर हमें आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लानी है, जब ये लूप अंदर आएगी तब, अगर हमें आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लानी है तो करंट को राइट हैंड थंब की वजह से आपको बताया, अगर हम फिंगर को करंट मान के चले और थंब को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मान के चले, तो इफ my current flows in this direction then my thumb will obtain the magnetic field direction. Okay, then हमको क्या करना है, अभी इंक्रीज हो रहा है, देखो इन दोनों में डिक्रीज होने वाला है क्योंकि ये दोनों बाहर जा रही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है आउटसाइड की, उसके अपोजिट में करंट को फ्लो करवाना है। तो हम करंट को ऐसे फ्लो करवाएंगे तो हमारे फ्लो की वजह से लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डिक्रीज हो, सॉरी वो लूप की जो फील्ड लाइन है वो उसको डिक्रीज करवाएगी, बराबर। ओके, तो हमारा फ्लो कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देन इफ मैं लूप के हिसाब से लिखूं तो यहां से चालू कर रहा हूं, बी सी डी ए और फिर से बी पे आया, तो ये क्या हो गई, हमारे करंट फ्लो की डायरेक्शन। पता चल रहा है, लेंस लॉ की मदद से आसानी से हम ढूंढ पा रहे हैं करंट फ्लो की डायरेक्शन। अभी हम ट्राइंगल शेप को देखते हैं, ट्राइंगल शेप ए बी सी डी। ओके, in this loop, triangle shape loop, the loop going outside from magnetic field, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अगर दूर जा रही है तब मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज इन दिस लूप। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से करंट फ्लो उस डायरेक्शन में करवाएंगे कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज इन दिस लूप। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले से इंक्रीज हो रहा था तो हमने फील्ड को उस डायरेक्शन में सेटअप किया, हमने करंट को उस डायरेक्शन में सेटअप किया कि जिसकी वजह से मेरी फील्ड और ये फील्ड अपोज करे, क्या कि जिसकी वजह से ये कम हो, इसके अंदर की मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो। ओके, उसी तरह से अगर यहाँ पे पहले से कम हो रहा है तो हमको इसको बढ़ाने का, तो हमें क्या करना है, जिस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड का, उसी डायरेक्शन में मेरा फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, तभी वो अपोज करेगा बाहर जाने वाली लाइन को। ओके, तो बी मेरा इनसाइड है, तो मेरे को आई हैव टू पुट माय थंब इनसाइड, देन माय फ्लो विल बी इन दिस डायरेक्शन, माय फ्लो विल बी इन दिस डायरेक्शन, मींस माय फ्लो विल बी इन दिस डायरेक्शन। अभी यहाँ पे कोई भी सर्कुलर शेप नहीं है जिसकी वजह से आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कह सको। ओके, तो अभी मेरा फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। लूप के हिसाब से लिखे तो बी ए सी एंड बी। ओके, तो ये क्या हो गए मेरे करंट फ्लो की डायरेक्शन। करंट फ्लो किस डायरेक्शन में सेटअप होना चाहिए, उस डायरेक्शन में कि वो
मूवमेंट को अपोजिट करे। जिस डायरेक्शन में अगर मेरा मैग्नेटिक बार दूर भागने की कोशिश कर रहा है तो उसे खींचना चाहिए, अगर मेरे तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो उसे पुश करना चाहिए। उसी तरीके से अगर अगर मेरी लूप दूर जाने की कोशिश करे तो उसको अपोजिट करने के लिए मुझे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड बाहर का है उसी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो की वजह से वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, उसी डायरेक्शन में थंब को रखा, तो मेरी फिंगर ऐसे बंद हुई, तो ऐसे बंद हुई मतलब मेरी लूप के अंदर जो करंट सेटअप हो रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, BACB। ओके, हम हर बार बी से शुरू करेंगे। ओके चलो, ये इरेगुलर शेप के अंदर देखते हैं। तो इरेगुलर शेप कहां जा रहा है, वो भी बाहर जा रहा है, वो भी बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है मीन्स व्हाट, इफ ये आउटसाइड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीजेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो भी डिक्रीजेस। तो हमें क्या करना है, इसको भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होना चाहिए, तभी वो जो मूवमेंट हो रही है उसको अपोज करेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी कहां पे, बी यहाँ पे भी कहां पे, इनसाइड। और हमें भी क्या करना है, इसको इंक्रीज करने के लिए उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लो इन दिस लूप, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड से, बहुत इजी, राइट हैंड का थंब को जिस डायरेक्शन में लाना उस डायरेक्शन में रख दो, फिर फील्ड को फिंगर को बंद करो। फिंगर बंद करोगे तो आपको करंट के अंदर जो लूप के अंदर जो करंट सेटअप हो रहा है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन मिली, वो कौन सी डायरेक्शन मिली, वो भी ऐसे ही है। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है ये भी। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन को। इसकी वजह से हम लूप की डायरेक्शन लिखे तो बी से शुरू करें, तो बी से हमको जाना है ए पे, ए से हमको जाना है डी से सी और सी से फिर से बी। तो ये क्या हो गया, हमारी हर एक जगह पे लूप के अंदर जो करंट सेटअप हो रहा है उसकी डायरेक्शन हो गई। और ये हमने ऐसे ही नहीं लिया, हमको लेंस का प्रिंसिपल पता था, इस वजह से हम ये कर पाए। तो ये लेंस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट इल्यूस्ट्रेशन है। अभी यहाँ पे एक और 6.5 भी है, पर हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है तो अभी हम इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कभी भी हम जब भी मिलेंगे तब ये एक एग्जांपल रखा हुआ है, उसको लेंस लॉ की मदद से फिर से सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो अभी यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ यू एंड आई नो दैट यू आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल वेरी विथ मी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, तो धीरे धीरे हम टाइमिंग भी बढ़ाएंगे और धीरे धीरे मीन्स टाइमिंग बढ़ाएंगे, मेरा यही है। और मैं भी थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाऊंगा धीरे धीरे। ओके चलो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।